मूवी की शुरुआत में हमें 2011 के समय का एक स्पेस मिशन को दिखाया जाता है, जहां 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा गया होता है, जिनका नाम ब्रायन, जोई और मार्कस होता है। जहां ब्रायन और मार्कस स्पेस शटल को ठीक करने का काम कर रहे होते हैं, वहीं जोई उन्हें अंदर से इंस्ट्रक्शन दे रही होती है, जहां उन पर अचानक से स्पेस में एक अजीब सा एलियन जैसा क्रिएचर अटैक कर देता है, जो देखने में बिल्कुल किसी नैनो पार्टिकल्स की तरह लग रहा होता है। इस अटैक में मार्कस नाम का जो बंदा होता है, वह स्पेसशिप से अलग होकर अंतरिक्ष में कहीं खो जाता है और ब्रायन झटके खाकर स्पेसशिप में आ जाता है और यह सारी घटना वह अपनी आंखों से देखता है। इतना बड़ा झटका लगने के कारण स्पेसशिप पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाता है और वह काफी तेजी से रोटेट होने लगता है। इसके बाद स्पेसशिप के अंदर वह जाता है, जहां वह जोई को बेहोश पाता है और वह स्पेसशिप का कमांड लेते हुए उसे पहले तो स्टेबल करता है। इसके बाद कोई और रास्ता ना पाते हुए वह स्पेसशिप को पृथ्वी पर लैंड करने का विचार बनाता है और उस स्पेसशिप को लेकर निकल जाता है। और इस बीच वह अपने खोए हुए एस्ट्रोनॉट को भी खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वह निराश हो जाता है और अर्थ पर लैंड कर जाता है। 18 महीने के बाद नासा के कमेटी मेंबर्स इन्वेस्टिगेशन में सारा दोष ब्रायन का ही बताते हैं कि उसी के ह्यूमन एरर की वजह से यह दुर्घटना हुई है, ना कि किसी एलियन की वजह से यह सारी घटना हुई। और जोई भी बेहोश होने के कारण उसके पास इस दुर्घटना का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए वह ब्रायन को डिफेंड नहीं कर पाती। और नासा वालों को तो बस किसी दोषी की तलाश थी, किसी तरह इस दुर्घटना का इल्जाम किसी पर लगा सकें और वह ब्रायन को दोषी ठहराते हुए नासा से निकाल देते हैं। यह सारी घटना ब्रायन के लिए काफ़ी शर्मनाक होती है, क्योंकि मीडिया वाले उसके नाम को काफ़ी बुरी तरह से बदनाम करते हैं, जिसकी वजह से उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर अपने बेटे को लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो जाती है और ब्रायन पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। और इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं, जहां हमें एक और बंदे से मिलाया जाता है, जिसका नाम केसी हाउसमैन होता है, जो किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के कैबिन में जाकर सिक्योरिटी मून के करंट अफेयर्स और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और इसके बाद वह वहां से निकलकर अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाता है, जहां वह इस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करता है और उसे पता चलता है कि मून अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट से भटक गया है और पृथ्वी के नजदीक आ रहा है। इसलिए केसी इस डिस्कवरी की इंफॉर्मेशन नासा वालों को देना चाहता है, लेकिन नासा वाले भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते और नासा की रिसेप्शनिस्ट उसके इन बातों का मजाक भी उड़ाती है। वहीं दूसरी तरफ जोई को नासा से अर्जेंट कॉल आता है कि उसे जल्दी से नासा के ऑफिस आना है, जिसके बाद वह जल्दी से तैयार होकर जाने वाली होती है, जिस पर उसके घर में रह रहा उसका बेटा और उसकी कैली नाम की पार्ट टाइम नैनी और उसकी फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट उसके अचानक से कहीं जाने पर टोकती है और उसे उसके काम के लिए गुड लक कहती है। जिसके बाद जोई फटाक से अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां वह अपने सभी कॉलिग्स के होश उड़े पाती है और उनसे इसका रीज़न पूछती है, जहां उसका स्टाफ उसे बताता है कि मून का फिक्स रास्ता जिस पर वह रोटेट किया करता था और पृथ्वी का चक्कर लगाया करता था, वह धीरे धीरे अपना रास्ता बदल रहा है और 3 हफ्तों के भीतर वह पृथ्वी से टकरा जाएगा। इस बात को सुनकर जोई को विश्वास नहीं होता, लेकिन चांद की स्थिति और कंप्यूटर की कैलकुलेशन देखने के बाद उसे विश्वास हो जाता है। यह बहुत ही ट्रबल न्यूज़ है, क्योंकि अब जोई नासा की एक कमेटी मेंबर्स में से एक होती है। वहीं दूसरी तरफ केसी किसी तरह से नासा से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, जहां उसे एक पुराना अखबार मिलता है, जिसमें ब्रायन की न्यूज़ होती है कि एस्ट्रोनॉट डे के दिन ब्रायन एक स्कूल में स्पीच देने आएगा और उसे देखकर केसी ब्रायन के पास जाने की तैयारी कर लेता है। लेकिन वही ब्रायन की हालत काफ़ी बुरी होती है और उसके ऊपर काफ़ी लोगों का कर्जा भी होता है और वह जिस भाड़े के घर में रह रहा होता है उसके मकान मालिक का भी कई महीनों का किराया उसने नहीं भरा होता है।
केसी उस स्कूल में पहुंचता है, लेकिन ब्रायन वहां अभी तक नहीं आया होता। इसलिए केसी ब्रायन की जगह बच्चों को लेक्चर देने लगता है। लेकिन ब्रायन के वहां आने पर केसी उसे अपनी सारी थ्योरी बताता है, उसे सारे दस्तावेज दिखाता है और उसे नासा से संपर्क करने के लिए हेल्प मांगता है। लेकिन ब्रायन तो पहले से ही नासा से चिढ़ा हुआ होता है, इसलिए वह केसी को सिक्योरिटी गार्ड की मदद से धक्के मारकर निकलवा देता है और उसकी थ्योरी पर हंसता है। ब्रायन को शाम में अपनी एक्स वाइफ का फ़ोन आता है कि उसके बेटे सनी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने और गाड़ी में ड्रग्स रखने के केस में। इसके बाद ब्रायन अपनी एक्स वाइफ के हस्बैंड टॉम से मिलता है, जो काफ़ी पैसे वाला होता है, और उससे अपने बेटे को छुड़वाने को कहता है, जिस पर वह एक महंगा वकील ब्रायन के लिए हायर कर देता है। लेकिन सारे सबूत और गवाह ब्रायन के खिलाफ होते हैं, जिसके कारण उसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने का ऑर्डर दिया जाता है। जिसके बाद ब्रायन अपनी एक्स वाइफ के हस्बैंड को खरी खोटी सुनाता है। लेकिन हम देखते हैं अचानक से बाहर का मौसम खराब हो रहा होता है और दूसरी तरफ केसी नाम का जो बंदा होता है वह अपनी सारी थ्योरी सोशल मीडिया पर डाल देता है और यह न्यूज़ चारों ओर फैल जाती है कि चांद पृथ्वी से टकराने वाला है। वहीं नासा के मेन डायरेक्टर हेड इस न्यूज़ को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसे सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन केसी के थ्योरी के हिसाब से मून कोई नेचुरल उपग्रह नहीं है, बल्कि उसे एलियंस ने पृथ्वी को स्टेबल रखने के लिए बनाया है। और तो और मून पूरी तरह से खोखला है। जो यह सब सुनकर काफ़ी बेमतलब की बातें लोगों को लगती हैं, लेकिन एक बात की पुष्टि नासा के वैज्ञानिक भी करते हैं कि मून पर पाथ चेंज होने की वजह से मून की पृथ्वी से टकराने की संभावना है। जहां यह न्यूज़ ब्रायन और उसकी एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड भी देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि बाहर का माहौल और भी बुरा होता जा रहा है। ब्रायन को केसी की उन पेपर्स की याद आती है और वह उसे ढूंढने उसी स्कूल में जाता है, जहां उसे वह कचड़े के डिब्बे में मिलती है और उसे उसकी वेबसाइट की जानकारी भी उसके पेपर से मिलती है। केसी के वेबसाइट पर जाने पर उसे एक वीडियो मिलता है जो कि उसके थ्योरी पर भरोसा करते हैं वह उसे होटल में आकर मिले। इसके बाद ब्रायन केसी से मिलने जाता है, जहां ब्रायन उससे पूछता है कि उसने नासा से पहले मून के बारे में कैसे पता लगा लिया। जहां वह ब्रायन को अपने लॉन्ग डिस्टेंस प्लेनेटरी की खोज के बारे में बताता है और वह एक मेगा स्ट्रक्चर प्लैनेट को भी खोज रहा होता है जिसे आर्टिफिशियली एलियंस ने बनाया हो। लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमारा मून ही आर्टिफिशियल है। और वह बताता है कि मून के कोर में कुछ हलचल होने के कारण ही मून ने अपना रास्ता बदला है और यह सब किसी एलियन का काम है जिसे ठीक किया जा सकता है। यह सब सुनकर ब्रायन काफ़ी हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ मून जैसे जैसे पृथ्वी के नज़दीक आ रहा होता है, मून की ग्रेविटी के कारण काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें सुनामी के रूप में शहरों को तबाह कर रही होती है और वे लोग जहां मीटिंग कर रहे होते हैं वहां भी पानी घुस जाता है। किसी तरह वे लोग अपनी जान बचाते हुए बिल्डिंग के अपर फ्लोर की ओर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ नासा के वैज्ञानिक मून की सिचुएशन जानने के लिए मून पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं जो कुछ ही पलों में मून के ऑर्बिट में पहुंच जाता है, जहां उन्हें मून के सरफेस पर एक बहुत बड़ा होल नजर आता है और वे उसमें एक ड्रोन भेजते हैं जिससे उन्हें उस गड्ढे की गहराई पता चलती है। लेकिन 20 किलोमीटर गहराई के बाद वह ड्रोन अचानक से रुक जाता है और फिर वापस सरफेस की ओर आने लगता है, जो लोगों को काफ़ी अजीब लगता है। और हमें पता चलता है कि वह ड्रोन खुद ब खुद वापस नहीं आया था, बल्कि एक वॉर्म लाइक क्रिएचर उसे वापस लेकर आया होता है और वह उनके स्पेसक्राफ्ट पर हमला कर देता है और उन सारे एस्ट्रोनॉट की जान ले लेता है। जो यह सारी सिचुएशन नासा के वैज्ञानिक लाइव कैमरा से देख रहे होते हैं और नासा के मेन डायरेक्टर इस सिचुएशन को हाथ से निकलते देख वहां से भागने का फैसला करते हैं और अपनी पोजीशन जोई को सौंप देते हैं, जहां जोई कहती है इस सिचुएशन को वह अकेले कैसे संभालेगी। जहां नासा के डायरेक्टर अपनी आइडेंटिटी देते हुए उसे डेंड फील्ड से मिलने को कहता है,
डेनफील्ड नासा में काफ़ी पुराने समय से काम कर रहा होता है, जिसके पास नासा के कई सारे डार्क सीक्रेट फाइल और इंफॉर्मेशन छुपे होते हैं। जोई उसे नासा का आईडी दिखाती है और डेनफील्ड उसे कई सारे वीडियोस दिखाता है, जिसमें से एक वीडियो में उसके और ब्रायन का मिशन होता है, जिसमें एक ब्लैक एलियन वॉर्म जैसा क्रिएचर होता है। जहां जोई समझ जाती है उस वक्त ब्रायन जो भी बोल रहा था वह बिल्कुल सच था और नासा वालों ने उसे झूठा बताकर इस सीक्रेट को छुपा दिया। जहां डेनफील्ड उसे मून के अपोलो मिशन के बारे में बताता है कि मून आर्टिफिशियल बनाया गया है, क्योंकि जब अपोलो मिशन मून पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था तो जैसे कोई अनजान ताकत उन्हें लैंड करने से रोक रही होती है और वे लोग जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर देते हैं वैसे ही उन्हें डिस्टरबेंस आना बंद हो जाता है और वे आराम से लैंड कर पाते हैं और उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें वहां मिलती हैं जिसे एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। इसलिए अपोलो मिशन की कुछ बातों को सीक्रेट रखा गया है और मैं भी उसी मिशन का हिस्सा था और मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया गया और मुझे पागल करार दिया गया। तभी जोई के पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है, जो उसे मून पर मिलिट्री द्वारा न्यूक्लियर अटैक होने की आशंका जताता है, जिस बात से जोई थोड़ा चिंतित हो जाती है। अगर मिलिट्री ने चांद को उड़ा दिया तो उसके टुकड़े पृथ्वी को तबाह कर देंगे और पृथ्वी पर बहुत सारा रेडिएशन भी फैल जाएगा, जिसके बाद यहाँ कभी जिंदगी पनप नहीं पाएगी। इसलिए जोई उनसे मीटिंग करके उनके प्लान को ड्रॉप करने को कहती है, लेकिन मिलिट्री वाले उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उस मीटिंग को वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जहां जोई का हस्बैंड भी उस मीटिंग में होता है। सभी के जाने के बाद जनरल डोंग, जो जोई का हस्बैंड होता है, उसे मिलिट्री के बंकर में अपने बेटे के साथ आने के लिए कहता है, जिसके बाद जोई ब्रायन को ट्रैक करती है और उसके साथ केसी को भी नासा के हेडक्वार्टर से लेकर आती है, जहां उन्हें सारी सिचुएशन बताती है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देती है, जिसे ब्रायन रिजेक्ट कर देता है। जिस पर जोई उसे कहती है कि तुम्हारी ही जान खतरे में नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के साथ तुम्हारे परिवार की भी जान खतरे में है। कुछ देर सोचने के बाद ब्रायन अपनी फैमिली की और एक्स वाइफ की फैमिली को सिक्योरिटी के साथ बंकर में ले जाने और अपने बेटे को जेल से छुड़वाने का ऑफर रखता है, जिसे जोई मान लेती है। जिसके बाद जोई और मिलिट्री ऑफिसर मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसमें जोई और ब्रायन उन्हें सेफ्टी के साथ अंतरिक्ष में पहुंचाएंगे और वहीं मिलिट्री ऑफिसर उस वॉर्म लाइक एलियन क्रिएचर पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। जहां मिलिट्री ऑफिसर बताते हैं कि उस न्यूक्लियर बम से कोड्स को हटा दिया गया है, जिससे कोई भी आदमी आसानी से रिमोट के बटन को 2 बार क्लिक करके उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर सकता है और एक क्लिक करके उसे ब्लास्ट कर सकता है। जिसके बाद वे स्पेस शटल को तैयार करते हैं स्पेस में ले जाने के लिए, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है और भूकंप के झटके के कारण उनके 3 इंजनों में से एक इंजन खराब हो जाता है। इस घटना के कारण उनका यह प्लान भी खराब हो जाता है और वे सभी हार मान जाते हैं और इस प्लान को ड्रॉप कर दिया जाता है। जिसके बाद जोई वहां पर काम कर रहे सभी नासा के मेंबर्स और मिलिट्री ऑफिसर को इसकी खबर देती है और सभी को सेफली बंकर में जाने का आदेश देती है। वे सभी वहां से चले जाते हैं और वहीं ब्रायन का बेटा भी वहां आ चुका होता है और ब्रायन और उसका बेटा आपस में गले मिलते हैं और बंकर की ओर जाने के लिए तैयार फ्लाइट में बैठने वाले होते हैं। तभी ब्रायन गौर करता है कि केसी अभी तक नासा के कमांडिंग सेंटर में है और वह लोग उसे लेने के लिए जाते हैं, जहां केसी उन्हें सुझाव देता है कि हम एक इंजन के साथ भी टेक ऑफ कर सकते हैं जब मून बिल्कुल हमारे ऊपर हो और ग्रेविटी बिल्कुल ना के बराबर हो, तो हम एक इंजन के सहारे भी स्पेस में जा सकते हैं और सैले कैलकुलेशन भी दिखाता है। यह देखकर जोई और ब्रायन उस प्लान को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां जोई अपने बेटे को फोन देते हुए उसके पिता से बात करती है और ब्रायन के साथ उसे बंकर की ओर भेज देती है। जोई सभी नासा के स्टाफ को बंकर की ओर भेज देती है, इसलिए अंत में उन्हें ही खुद सारे काम करने पड़ते हैं और केसी को लेकर जोई और ब्रायन अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद फिर से मून उनके ऊपर आता है और एक विशाल लहर भी साथ में लेकर आता है,
लेकिन लहर से टकराने से पहले ही वे लोग टेक ऑफ कर जाते हैं और अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। मून उन्हें अपनी ओर खींचने लगता है और उनकी टक्कर मून के निकले मलबा से हो जाती है और उनके स्पेसशिप को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लेकिन जैसे तैसे करते हुए वे लोग मून के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सनी की कार को कुछ गुंडे रोक लेते हैं और उससे उसकी कार छीन लेते हैं, जिसके बाद सनी उन दोनों को लेकर दूसरे डायरेक्शन में जाता है जहां उसके सौतेले पिता का घर था और वह अपनी मॉम और उसके फैमिली से मिलता है। वे लोग वहां से एक कार लेकर बंकर की ओर निकलते हैं, लेकिन बीच में ही वे लोग कुछ सप्लाईज लेने के लिए रुक जाते हैं और मून काफ़ी धरती के नज़दीक आ चुका होता है और मून के टुकड़े पृथ्वी से टकरा रहे होते हैं। उन्हें जल्दी ही अंदाजा हो जाता है कि मून के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा एयरमॉस्फेयर भी नहीं बचेगा, जिसके कारण हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए वे लोग वहां ऑक्सीजन टैंक ढूंढते हैं और किस्मत से उन्हें मिल भी जाती है। लेकिन तभी वहां हथियारबंद वही लुटेरे आ जाते हैं जिन्होंने पहली बार उनकी कार को लूटा था। लेकिन इस बार सनी उन्हें बंदूक की नोक पर डरा देता है और अपने सारे सप्लाईज को लेकर निकल जाता है। लेकिन फिर भी वह लुटेरे उनका पीछा नहीं छोड़ते और उनके कार के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन सनी भी काफ़ी खतरनाक ड्राइविंग करता है और उन्हें चकमा देकर वहां से निकल जाता है। पृथ्वी का हाल काफ़ी बुरा हो रहा था, काफ़ी सारे उल्का गिरने की वजह से, और लगभग दुनिया ख़त्म ही होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ वे लोग बिल्कुल उस जगह पहुंच चुके थे जहां उस क्रिएचर ने होल किया था और केसी उसकी तस्वीर खींच रहा होता है अपने फ़ोन से। इसलिए ब्रायन उस न्यूक्लियर बम को एक अलग स्पेसक्राफ्ट में लेकर उस होल के सामने लाकर रख देता है और वहां उस न्यूक्लियर बम को छोड़कर अपने स्पेसक्राफ्ट में वापस आ जाता है ताकि वह एलियन क्रिएचर आकर उसे खाए और वे लोग उसे रिमोट की मदद से उड़ा दें। कुछ देर बाद वो एलियन लाइक क्रिएचर उस होल से निकलता है, लेकिन वह न्यूक्लियर वेपन के पास ना जाकर उनके स्पेसक्राफ्ट के पास आने लगता है, जहां उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर रखा था। फिर भी उस वॉर्म लाइक क्रिएचर को कैसे पता चल गया हमारे स्पेसक्राफ्ट के बारे में, जिसके बाद वह क्रिएचर उनके स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह से घेर कर जकड़ लेता है। तभी ब्रायन को ख्याल आता है कि उनके पास जो रिमोट है वह भी इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो केसी फ़ोन को यूज़ कर रहा है वह भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसलिए ब्रायन केसी का फ़ोन फोड़ देता है और उस रिमोट को भी बंद कर देता है, जिसके कारण वह वॉर्म स्पेसक्राफ्ट को छोड़कर फिर से अपने होल में चला जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को टारगेट करता है जिसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल हो, जैसे कि इंसान, और यह एलियन इंसानों को मारने के लिए ही बना है। इसलिए वे लोग बॉम्ब को अपने साथ ले जाते हैं और वे खुद उस होल में चले जाते हैं। चंद्रमा के 20 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट खुद ब खुद ऑटोमेटिक आगे जाने लगता है और अंदर जाने के बाद वह देखते हैं कि मून अंदर से बिल्कुल खोखला है और उसके अंदर एक वाइट स्टार है, जिससे उस मून को पावर मिलती है, जिसमें वह एलियन लाइक क्रिएचर चिपका हुआ होता है। वह एलियन उनके स्पेसक्राफ्ट को देखकर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन उनका स्पेसक्राफ्ट एक एलियन के एयरबेस में आकर लैंड कर जाता है, जिसमें वह एलियन क्रिएचर घुस नहीं पाता। लेकिन लैंडिंग खराब होने की वजह से उनके एयरक्राफ्ट में लीकेज होने लगती है और वह सारे बेहोश हो जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि उन्हें कोई स्कैन करता है और वहां ऑक्सीजन भी छोड़ता है और ब्रायन को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद केसी और जोई की आंखें खुलती हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन है सांस लेने के लिए, लेकिन वह लोग वहाँ ब्रायन को नहीं पाते, इसलिए वे लोग उसे ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रायन को देखते हैं कि वह एक ऐसी जगह है जहाँ उससे उस मून का एआई बात कर रहा होता है, यानी कि मून का ऑपरेटिंग सिस्टम, मून का एआई बात कर रहा होता है कि यह मून नहीं, एक मशीन है जो पृथ्वी को स्टेबल रखता है। और वह ब्रायन के बेटे का रूप ले लेता है, जहां वह ब्रायन को उनके पूर्वज के बारे में बताता है, जो आज के इंसानों से कई 100 गुना ज़्यादा बुद्धिमान और विकसित थे और वह ग्रहों और सारे सौर मंडलों पर राज किया करते थे।
वह हमेशा ऐसे ग्रह ढूंढा करते थे जिसमें वे हैबिटेबल बना सके और उनकी कॉलोनियाँ काफ़ी सारे ग्रहों में बसी थी। और वह लोग इतने डेवलप हो गए थे कि इन्होंने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया जो उनसे भी ज़्यादा तेज और समझदार था, और यही उनके विनाश का कारण बना। वह इतना सेल्फ अवेयर हो चुका था कि उसे इंसान बीमारी की तरह लग रहे होते हैं, इसलिए दुनिया के सारे एआई को साथ लेकर वह इंसानों पर अटैक कर देता है और इंसानों और एआई के बीच काफ़ी भयानक जंग होती है और यह जंग काफ़ी लंबे समय तक चलती है। लेकिन समय के साथ इंसान कमज़ोर होते गए और एआई ताकत होते गए, इसलिए उन्होंने एक नया प्लैनेट बनाने का सोचा। इसलिए उन्होंने नए इंसानों के लिए एक न्यू हैबिटेबल प्लैनेट बनाया और उसे स्टेबल रखने के लिए आर्टिफिशियल मून बनाया और अर्थ में जीवन शुरू करने के लिए अपना खुद का डीएनए का इस्तेमाल किया। और इतने सारे एवोल्यूशन होने के बाद इंसानों की आबादी भी पृथ्वी में बढ़ने लगी और काफ़ी समय बीतने के बाद एडवांस ह्यूमन की आबादी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। लेकिन उन्होंने अपनी सारी नॉलेज और कॉन्शियसनेस एक एआई में डाल दिया होता है जो मून के एक कोर में होता है और उसके चारों ओर एक रक्षा कवच बनाई होती है ताकि वह एलियन लाइक क्रिएचर उसे नष्ट ना कर सके। लेकिन अंतरिक्ष में वह एलियन लाइक क्रिएचर उस एआई को ढूंढते हुए पृथ्वी तक पहुंच गया और उस एलियन एआई को मून के सुरक्षा कवच को तोड़ने में 10 साल लग गए, जिसके बाद उस एलियन एआई पृथ्वी को नष्ट करने का प्लान बनाया। वह एआई मून को अर्थ से टकरा देगा ताकि मून और अर्थ दोनों ही खत्म हो जाए। ये एलियन क्रिएचर जब लिविंग थिंग और इलेक्ट्रॉनिक एक साथ होते हैं तभी उन्हें ट्रैक कर पाता है। अगर अर्थ को बचाना है तो उन्हें किसी भी तरह उस एआई को ख़त्म करना होगा। यह हकीकत जानने के बाद ब्रायन एलियन एआई से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसका स्पेसशिप पूरी तरीके से टूट चुका होता है। तभी वहां पर जोई और केसी आ जाते हैं और ब्रायन उन्हें सारी बातें बताता है, जिसके बाद वे अपने स्पेसक्राफ्ट के पास जाते हैं जहां मून का एआई उनके स्पेसक्राफ्ट को फिर से ठीक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बंकर के सभी मिलिट्री ऑफिसर मून पर भारी मात्रा में न्यूक्लियर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन जोई का हस्बैंड यह करने से मना कर देता है और वहां से न्यूक्लियर वेपन का स्विच लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ टॉम और सनी और उसकी फैमिली सभी ऑक्सीजन मास्क पहनकर बंकर की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा समय ना होने के कारण वे लोग अंडरग्राउंड टनल में जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी टॉम की बेटी का ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, इसलिए टॉम अपना ऑक्सीजन उसे पहनाकर उसे आगे भेजता है और खुद को मौत के गले लगा लेता है। दूसरी तरफ वे तीनों एस्ट्रोनॉट न्यूक्लियर पावर स्पेसक्राफ्ट को मून के अंदर से बाहर की ओर ले जा रहे होते हैं और उनका पीछा वह वॉर्म लाइक एआई कर रहा होता है, जहां वे उसी गड्ढे के मुहाने तक पहुंच जाते हैं भागते भागते। और तभी एसी खुद को सेक्रीफाइस करते हुए न्यूक्लियर वेपन लेकर वॉर्म लाइक एआई से टकरा जाता है और ब्रायन और जोई को निकलने का मौका देता है और एक बड़े धमाके के साथ उस एआई को ख़त्म कर देता है। वहीं चंद्रमा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका होता है, जहां उसका फ़ायदा उठाते जोई और ब्रायन स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट धरती पर लैंड करते हैं और मून पृथ्वी से धीरे धीरे दूर होता जाता है और चंद घंटों में वह पृथ्वी से दूरी बना लेता है, जहां मिलिट्री वाले उन्हें ढूंढ लेते हैं और ब्रायन और जोई अपने परिवार से मिलते हैं। इस मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है केसी के मरने के बाद उसका दिमाग मून के एआई में स्टोर हो गया है और अब केसी भी मून का हिस्सा बन चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।